चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास को। बेटा ठीक है, प्रॉपर क्लैरिटी आ रही है सभी को? जय श्री गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा सभी को क्लैरिटी प्रॉपर आ रही है? ओके। हरी आदिति, जय श्री, अनन्या, सोनाक्षी, नेहा, अमीशा, कृतिका। बेटा बाकी कहाँ चले गए आज? 80 स्टूडेंट प्रेजेंट दिख रहे हैं मेरे को। देखो इतने इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इनको मिस मत करो आप, है ना। इसी वजह से आपने कहा था कि सर ये टॉपिक स्टार्ट करना है। और जब आप प्लांट फिजियो का भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं और फिर भी अगर आप एब्सेंट रहेंगे तो फिर फायदा क्या है। हाँ वो अच्छी बात है कि अगर आपको ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर थोड़े बहुत कंफ्यूजन है आपको तो आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। एक बार देखो, फिर से देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, हम क्या बात कर रहे हैं, ईटीएस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमारे ये जो आपकी साइकिल है, ईटीएस जो साइकिल है, यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। इलेक्ट्रॉन एक कैरियर मॉलिक्यूल से दूसरे कैरियर मॉलिक्यूल के ऊपर ट्रांसफर होंगे, राइट। और लास्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना। क्या होगा, ऑक्सीडेटिव, मतलब कि आपकी जो एडीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में। और ऐसे लिख लो, ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगी और जो आपकी एडीपी है वो एटीपी में कन्वर्ट होगी। इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये जो एटीपी की जनरेशन आप जो कर रहे हो वो किसके लिए है, जो हमारे पास कौन सी एनर्जी का फॉर्म है, चेक एनर्जी। चेक एनर्जी को हमने कैश करना है। और आप ये मान लो कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये आपका बैंक है, एनर्जी बैंक। चेक है और ये चेक आपको कहां से रिसीव हुए, कुछ चेक तो आपको मिले हैं आपकी ग्लाइकोलाइसिस से, कुछ चेक आपको मिले आपकी लिंकेज रिएक्शन से, और कुछ चेक आपको मिले आपकी क्रेब साइकिल से। वो सारे के सारे जो चेक है वो यहाँ आके सारे कैसे आपको कैश होंगे, राइट। तो एटीपी तो यहाँ आएगी नहीं, एटीपी का तो यहाँ लेना देना ही नहीं है, वो तो आपको डायरेक्ट कहीं भी यूज हो सकती है क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी एटीपी फॉर्म बन गई है। और ये कैसे बनी थी, किस लेवल पर बनी है, आपके सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पर। कैसे बनी थी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब कई बार हमने डिस्कस किया है। तो ये जो एटीपी है इसका तो इस ईटीएस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपके पास चेक जो आपकी एनर्जी है वो यहाँ कर क्या होगी, आपको उसमें कैश की फॉर्म में मिलेगी, एटीपी की फॉर्म में, राइट। तो हम बात डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन रिंग है और जो उसकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर अब ये जो साइकिल जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीएच एफईडीएच, ये वो क्या बोल रहा है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन किसका, एनएडीएच का और एफईडीएच2 का। और क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल्ड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इस अब यहां हमने जो डिस्कशन चलनी है, यहां पर जो कहानी चलनी है, स्टोरी चलनी है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसका जो जूमेटिक व्यू है वो आप यहाँ पे देख रहे हो। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास एक मेम्ब्रेन है और वो मेम्ब्रेन आपको मैंने जैसे ड्रॉ करके बता दी। यहाँ क्या आपका पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये आपकी इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, देन अंदर मैट्रिक्स है और उसके ऊपर फिर आपकी आउटर मेम्ब्रेन आ जाएगी माइट्रोकॉन्ड्रियल, और बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अब हम बेसिक बात करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, राइट। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनको आपने क्या करना है, अपनी ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू उसको आगे प्रमोट करना है, राइट। तो हो क्या रहा है, अब आपको पता है कि जो आपकी क्रेब साइकिल, जो आपकी जो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चल रही है, क्रेब साइकिल, यहां से क्या ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, यहां से आपके जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस है वहां से तो बेसिकली क्या आ रहा है, NADH। जो आपकी लिंकेज रिएक्शन है उससे भी क्या आ रहा है, NADH। बट जो आपकी केसी है, केसी से आपको क्या मिलेगी, दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा NADH और साथ में क्या मिलेगा, FADH2। ये एनर्जी में इसके कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि जब एक NADH आगे कन्वर्ट होगा एटीपी में, तो एक NADH से आपको कितनी मिल रही थी, 3 ATP। और FADH से कितनी मिलती है आपको, 2 ATP। तो ये चीज आप याद ना यहाँ पे, राइट। मतलब एक FADH2 से हमें कितनी मिल रही थी, 2 ATP हमें यहाँ पर हमारे पास जनरेट हो रही है। और जब NADH यहाँ आकर कन्वर्ट होगा तो आपको क्या देगा, 3 ATP। तो ये इनके कन्वर्शन के लिए ये ईटीएस की सेटलमेंट पूरी
तैयार की गई है, राइट। अब यहाँ क्या क्या हो रहा है, बेसिकली काम तो जो एटीपी जनरेशन हो रहा है वो तो हो रहा है लास्ट वाले पॉइंट पे। अगर आपको कैमरे में पूरा व्यू आ रहा है, ओके, पूरा व्यू आपको लोगों को, जो ये लास्ट वाला है इसको बोलते हैं हम एफ पंप, है ना, ये पंप है। और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, यहां पर क्या होगा वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो इस पंप के ऊपर इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एफ नॉट और दूसरा होता है एफ वन, या इसको एफ नॉट एफ वन पार्टिकल भी बोलते हो, एफ नॉट और एफ वन। जो एफ नॉट है वो तो बिल्कुल आपकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ही है, और बाकी जो उसका F1 वाला जो पार्ट है वो आपके मैट्रिक्स में ही है, राइट, मतलब मैट्रिक्स के अंदर है। इतनी बात डिस्कस हो गई। अब हमने क्या किया कि यहाँ सबसे पहले क्या होगा, पहले आए NADH। तो यहाँ हम देख रहे हो, आप ग्रीन कलर करके आपको दिख रहे हो, कुछ मैंने एरियाज ड्रॉ किए हुए। ये जो ग्रीन कलर का जो एरिया है ये आपके कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4, राइट। ये कॉम्प्लेक्स है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी, मतलब यहाँ पर ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन को आपने ट्रांसपोर्ट करना है एक कैरियर से दूसरे। और आपको पहले मैंने कई बार बताया हुआ है कि अगर आपका कोई ए है, राइट, आपका कोई ए सबस्ट्रेट है, वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ए से आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और दूसरी पॉइंट में क्या हुआ, दूसरे पॉइंट में हो रहा है इलेक्ट्रॉन बी को मिल रहे हैं, जब ए से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो इसका क्या हो गया, इसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। और जब इलेक्ट्रॉन किसी को रिसीव हो तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो टोटल ये बोथ क्या, इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। तो यहां पर जितने भी कैरियर होंगे ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो बीच में यूज होंगे, तो पहले तो वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन दे देंगे, है ना। तो पहले तो वो रिड्यूस होंगे फिर ऑक्सीडाइज होंगे। पहले क्या होंगे, वो रिड्यूस होंगे, जब उनको इलेक्ट्रॉन रिसीव होगा तो वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। और जब वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी को तो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज, है ना। तो ये सभी के साथ होगा, ये जो रिएक्शन जो मैंने अभी बोली, तो ये एक तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरी बात, यहां से लेके यहां तक, इस पंप से पहले पहले ये जो कॉम्प्लेक्स तक की जो बात हो रही है वो होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो आपकी इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से लेके फोर्थ कॉम्प्लेक्स तक की जो बात इंक्लूड होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देन उसके बाद ये वाला जो काम है, ये जो फंक्शन होगा यहां पर, जो मेनली आपकी एटीपी जनरेशन होगी, है ना, उसको हम कहते हैं कैमियो ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, कैमियो ऑस्मोसिस। ये क्यों बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, सब कुछ हम देखेंगे। अब बात क्या हो रही है कि सबसे पहले आपके पास जो आपका एनएडीएच, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका एनएडीएच है, चाहे वो किसी भी जगह से आ रहा हो, चाहे वो आपकी ग्लाइकोलाइसिस है आपके, हमें तो सिर्फ सिंपल बात है कि आपके पास ये चीज याद रखना कि आपका जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसके पास आएंगे एनएडीएच, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है उसके पास आएंगे एफएडीएच टू। इतनी चीज याद रखना, कई बार पूछ लेती है, क्वेश्चन क्रिएट होता है यहाँ पर। इस साइकिल के अंदर जो जितनी आपने तीनों साइकिल पढ़ी है, या जो आपकी फोटो सिंथेसिस में जो आप साइकिल्स देख रहे थे, उनमें क्वेश्चन हजारों क्रिएट होते हैं, तो उसका हर एक स्टेप आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो यहां बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 के पास ही एनएडीएच आएगा, मतलब इसकी जो जहां पर ये आके डिस्चार्ज होगा, कल मैंने बात की थी ना कि आपके पास जो एनएडीएच है या जो आपके एफएडीएच टू है, ये क्या होते हैं, चार्ज्ड बैटरीज है। और ये चार्ज कहाँ हुई है, एक तो ग्लाइकोलाइसिस में हुए कुछ, और जो एफएडीएच टू को स्पेशली कहाँ होते हैं, क्रेब साइकिल, वहां चार्ज होके अब यहाँ आके ये डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्ज कैसे होंगे, जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर देंगे, है ना, इनका जैसे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे विड्रॉल होगा, और ये कैसे हो जाएंगे, रिड्यूस, अपने ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एनएडी पॉजिटिव के अंदर, और ये एफएडी पॉजिटिव में। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपका एनएडीएच आएगा, और सेकंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपका कौन आएगा, एफएडीएच टू। जैसे एनएडीएच टू आया आपका, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किए, डोनेट किए। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आगे उसको आयरन सल्फर जो प्रोटीन है वो कैरी करेगी, और आगे वो देगी आपकी क्विनोन को, है ना। और उसके बाद जो आपका ये जो कैरियर है, अब याद रखना, जैसे हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के अंदर, वहां पर भी जो कैरियर था, जो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरी जगह जब लेके जा रहे थे हम, वहां भी हम ईटीएस की बात करते हैं ना। ईटीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन को जो लेके जा रहे हैं। तो ये जो आपकी यूबी क्विनोन है, ये जो यूबी क्विनोन है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिसीव, ये एक एक करके आगे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। जैसे वहां हम देख रहे थे, हमारे पास दो दो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, और एक चीज याद रखना, जब भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, आपके दो प्रोटॉन बाहर चले जाएंगे। तो टोटल आपके सबसे फर्स्ट डायरेक्शन में दो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, मतलब आप ऐसा समझ लो कि दो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुए हैं, वो आगे किसने रिसीव किए, एफ एम एन एच टू ने, वो आगे देता है आयरन सल्फर को, है ना। आयरन और सल्फर का जो कॉम्प्लेक्स है उसको, प्रोटीन को प्रोवाइड करता है 2 इलेक्ट्रॉन। आगे वो 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाएंगे, पहला एक इलेक्ट्रॉन गया फिर दूसरा गया, राइट। तो जब पहला गया 2 प्रोटॉन बाहर, दूसरा गया तो 2 प्रोटॉन बाहर, तो टोटल कितने हो गए बाहर, 4 प्रोटॉन। तो NaDH
जब 2 इलेक्ट्रॉन को आगे पास आउट करता है तो आपको कितने प्रोटॉन मिलते हैं? 4 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन मिलते हैं? 4 प्रोटॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये आगे उसको पास आउट करेगा। जब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे तो बाहर इस मैट्रिक्स से प्रोटॉन को उठा के बाहर फेंका जाएगा। कितने? 4 प्रोटॉन्स को, राइट। अब क्या हुआ? आगे इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किया? यूबिक्विनोन ने। और वो कैसा हो गया? जैसे उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, रिड्यूस्ड हो गया और वो किसमें कन्वर्ट हो गया? UqH2 के अंदर। अब ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को इसकी बैक साइड से इलेक्ट्रॉन को कहां ले गया? कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। कहां लेके? इसको सेकंड, इसने सेकंड को नहीं दिए, इसकी बैक साइड से। देखो ये इस लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, यहां मैंने हटा दिया क्योंकि इसकी बैक साइड से गया है और किसको दे दिया उसने? कॉम्प्लेक्स थर्ड में लेके गया है। और कॉम्प्लेक्स थर्ड में वो किसके पास ले गया? साइटोक्रोम बी के पास, राइट। आगे चलने से पहले एक चीज और देख लो पहले, जो हमारे कॉम्प्लेक्स 1 है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें तो यहाँ पर एक एंजाइम काम कर रहा है जो उसे कन्वर्शन में हेल्प करेगा, और उसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। काम कर रहा है यहाँ पर एंजाइम, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो रही बात? ये जो कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है ना, यहाँ के एंजाइम, ये सारी प्रोटीन्स, और आपको पता है कि जो लिपिड की मेम्ब्रेन्स होती है उसमें प्रोटीन बैठी होती है ना, वो सारी प्रोटीन कुछ ना कुछ काम कर रही है अपने अपने तरीके से, कुछ एंजाइमेटिक बिहेव कर रही है ना वहां पे। तो ये जो कन्वर्शन है कि NADH जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, उसका कन्वर्शन में आपको यहाँ पर एक एंजाइम काम कर रहा है जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो ये सारा सब कुछ मिलकर क्या बन गया? जो आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो आपसे वो ऐसे पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्स 1 का क्या है उसके अंदर, तो आप ऐसे बोलोगे NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है वो। सेकंड जो है उसके अंदर क्या है? सक्सिनेट डिहाइड। अब ये वो वही जो सक्सिनेट, जो ये जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ना, ये दोनों जगह काम कर रहा है। एक तो ETS में भी हेल्प कर रहा है और दूसरा आपकी क्रेब साइकिल में भी हेल्प करता है, आपको याद होगा, राइट। तो यहां पर क्या है कि जो आपका जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, कौन सा? कॉम्प्लेक्स सेकंड। जो थर्ड है उसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम, बहुत ये हम लिखेंगे अपने थ्योरी के अंदर भी। जो आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड है उसमें कौन का उसका फुल नेम क्या है? साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। और जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है उसमें कौन है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, राइट। तो थर्ड में क्या है? साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। और अगर इनके एलिमेंट के अंदर जाओ कि इनके अंदर है क्या क्या, तो अगर आप साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के अंदर जाओ तो इसमें मेनली किनसे मिलकर बना है? साइटोक्रोम A3 और साइटोक्रोम A। ये याद रखना, जो आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साथ में Fe+3 और कॉपर+2, ये सब मिलके कॉम्प्लेक्स 4 की फॉर्मेशन करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1, इनके मिलने से आपका क्या बना है? कॉम्प्लेक्स थर्ड बने। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? FeS है ना, और FADH2, इनकी मिलने से आपका क्या बना है? अभी सबको हम डिटेल में वहां पर नोट करेंगे, आप वहां तब लिख लेना। अब ये बात होगी हमारे पास, जो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट किया है यूबिक्विनोन को, यूबिक्विनोन ने उसको थर्ड को दे दिया। इसी तरीके से आपका FADH2 आया और FADH2 ने यहाँ पे आके अपने इलेक्ट्रॉन इमिट किए, से वो भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और फिर आगे एक एक करके वो आगे प्रमोट होंगे। तो यहाँ पर आपका जो सक्सिनेट है वो कन्वर्ट हो गया फ्यूमेरेट में, मतलब FADH2 कन्वर्ट हो गया FAD पॉजिटिव के अंदर, इलेक्ट्रॉन दिए, और ये FAD जो आपके पॉजिटिव और NAD पॉजिटिव है ये वापस कहाँ चले जाएंगे? रिफिल होने के लिए अपनी अपनी लोकेशंस के ऊपर जहां जहां उनका यूटिलाइजेशन होता है। उसके बाद यहां पर भी यूबिक्विनोन इनको इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगी और कहां कहां ट्रांसपोर्ट करेगी? कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड पे। किस पे करेगी? कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड पे। और कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड पे आते ही यहां पर क्या होगा? एक यहां पर भी सबकी सब साइड 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी हम एक एक मॉलिक्यूल की बात करें ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आए, आए कैसे? एक एक करके, राइट। और फिर वो साइटोक्रोम बी से आगे शिफ्ट हुए साइटोक्रोम C1 के पास, साइटोक्रोम बी से वो शिफ्ट हुए साइटोक्रोम C1 के पास। अब इस कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 के पास जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन है वो होगा साइटोक्रोम C की हेल्प से। ये आपकी अलग प्रोटीन, और ये कहां अवेलेबल है? ये आपकी अवेलेबल है जो आपका जो इनर मेम्ब्रेन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया उसके आउटर वाली लेयर के ऊपर, आउटर फेस के ऊपर, राइट। ये तो इनर साइड है, ये आउटर साइड। तो आउटर साइड पर मतलब जो आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है उस साइड ये साइटोक्रोम C अवेलेबल होता है, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन, ये कनेक्टिविटी क्रिएट करता है बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 के इन बिटवीन, राइट। तो यहां से आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएंगे? साइटोक्रोम C के पास। और साइटोक्रोम C उसको आगे
कनेक्ट करेगा साइटोक्रोम ए के साथ, और साइटोक्रोम ए आगे उसको डोनेट करेगा साइटोक्रोम ए3 के पास। तो ये टोटल जो आपने स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांसपोर्टेशन देखी, वो बहुत याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर वो कई बार आपको डायरेक्ट ये पूरी चेन क्रिएट कर देगा, कुछ चीजें बीच में मिस कर देगा, और जो मिसिंग वाली चीज होंगी उनको ऑप्शन में दे देगा, है ना, कंफ्यूजिंग मैनर के अंदर, कि भाई आप कंफ्यूज हो किसी न किसी तरीके से। तो अगर आपको प्रॉपर वे में सारी कन्वर्सेशन याद है, तो आप उसको इजीली बता सकते हो कि जो चीज मिस है आप उसको वहां पे फिल कर सकते हो, राइट। तो जैसे सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया कि हमारे जैसे इलेक्ट्रॉन निकले, FMNH2 रिसीव किया, देन FeS, उसके बाद यूबी कोलोन H2 ने, और उसने कहा दिया आगे साइटोक्रोम बी को, उसी सेम वैसे ही FADH2 ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, और वो किसने किए, FeS ने रिसीव किए, आगे यूबी कोलोन रिड्यूस्ड हुआ इलेक्ट्रॉन को लेके, और आगे वो कहां पहुंच गया, साइटोक्रोम बी के पास, राइट। तो ये चीज रखना कि जो आपका यूबी कोलोन है वो प्रोटॉन को भी, पॉजिटिव को भी रिसीव करता है और इलेक्ट्रॉन को भी रिसीव करता है, राइट। उसके बाद आगे हम चले, फिर साइटोक्रोम बी आगे देता है साइटोक्रोम C1 को, साइटोक्रोम C1 आगे देता है साइटोक्रोम C को, साइटोक्रोम C आगे देता है साइटोक्रोम A को, और साइटोक्रोम A देता है साइटोक्रोम A3 को, राइट। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, वहां पर लास्ट पॉइंट पर, टर्मिनल एंड पर आपकी ऑक्सीजन का यूज होता है। ये जो मैंने ये जो पॉइंट बनाया है ना, ये जो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रही है वाटर के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वो यहाँ हो रही है, और यहाँ जो कन्वर्शन है तो ये कहाँ हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर। तो यहाँ भी क्वेश्चन एक जनरेट हो जाता है आपका कि भाई जो आपका ऑक्सीजन है जो कन्वर्ट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, या जो आपका ये जो फंक्शन चल रहा है वो किस कॉम्प्लेक्स पे होता है, तो उसका आपका आंसर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर, है ना। तो सबसे लास्ट में ये आपकी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो रिसीव करने वाली है, या प्रोटॉन का जो रिसीवर है वो कौन है, टर्मिनल एंड पर आपका ऑक्सीजन, और वो किस पॉइंट पर है, किस कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर, राइट। एक चीज और याद रखना, कई बार आपसे ऐसे पूछते हैं कि जो टोटल आपके पास 4 कॉम्प्लेक्स है, उनमें से कितने कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है वो बाहर पुल करते हैं, तो उसमें सिर्फ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1, थर्ड और फोर्थ ये प्रोटॉन को बाहर इमिट करते हैं, जबकि जो आपका सेकंड नंबर का जो कॉम्प्लेक्स है ये बाहर नहीं करता, राइट। क्योंकि इसकी बाहर करने की पावर इसलिए नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो FADH2 होता है ना, वो एनर्जी में से कम है, वो जो आपका NADH2 है, NADH है, राइट। तो इसीलिए आपने देखा ना कि जब हम इससे इससे तो 3 ATP जनरेट हो रही थी, और इससे 2 ATP ये करता है, बट कम करेगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन जब इधर पहुंचेंगे तब वो, आप देख रहे हो यहाँ 4 प्रोटोन है, यहाँ 4 प्रोटोन है, यहाँ 2 प्रोटोन है ना, जो बाहर आपकी जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वहां के एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और जब ये सारा प्रोटोन उठ के यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट होगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट होगा, ये जिसको आप प्रोटोन ग्रेडियंट भी कहते हैं, है ना, एक फोर्स तैयार हो जाएगी, राइट। अब ये सारे के सारे जो प्रोटोन है, ये सारे के सारे जो आपके प्रोटोन है, ये जितने भी प्रोटोन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो गए, है ना, उससे क्या हुआ, आपके इस स्पेस की तो पीएच कितनी पहुंच गई, 7.2, और जो आपका मैट्रिक्स था उसकी पीएच ऑलरेडी पहले कितनी थी, 8 पॉइंट, ये तो बेसिक ही था, है ना, 8.5, और यहाँ कितनी थी, पीएच कितनी होगी, 7.2, कब, जब आपके ये H पॉजिटिव सारे यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, है ना, यहाँ प्रेजेंट हो गए। अब होगी आपकी केमिओस्मोसिस। उसमें क्या होता है कि जब, अब ये क्या है, जो इस स्पेस के अंदर जब ये H पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे, तो इनके अंदर एक पोटेंशियल जनरेट हो गया, है ना, ग्रेडियंट। अब ये कोशिश करें कि भाई इसको क्रॉस करें, और ये जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है H पॉजिटिव के लिए। इनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। जैसे मैंने आपको जब ट्रांसपोर्टेशन, जब हम स्टार्टिंग वाले चैप्टर में अगर आपको याद हो, तो हमने वहां पर डिफ्यूजन मेथड देखा था, और एक था फैसिलिटेड डिफ्यूजन, पढ़ा होगा आपने। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हम गए थे, और वहां हमें पता था कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट उनके लिए एक पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए होती है जो चैनल की तरह काम करती है, राइट। और वही ये प्रोटीन है जिसको हमने F0 और F1 पार्टिकल में सेपरेट किया हुआ है। बेटा क्लियर हो रहा है सभी को, बेटा प्रॉपर क्लियर हो रहा है सभी को। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे प्रोटॉन आ गए, प्रोटॉन का ग्रेडियंट एक क्रिएट हो गया, यहाँ कंसंट्रेशन कैसे होगी, हाई होगी है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगी है आपके माइट्रोकॉन्ड्रियल जो इनर स्पेस है इसके अंदर, बहुत ज्यादा, ठीक, राइट। अब ये कोशिश करेंगे कि भाई हम मैट्रिक्स में आए, बट ये जो मेम्ब्रेन है बिल्कुल टोटली इम्परमिएबल है, और इनके पास एक ही रास्ता है इस वे से आने का। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो, अब मैंने आपको अभी, हम पीछे जब हम लाइट रिएक्शन देख रहे थे, और लाइट रिएक्शन में आपको पता है वहां पर भी हमारे पास जो एटीपी जनरेट हो रही थी, याद होगा आपको, जब हम फोटो सिस्टम सेकंड और आपका फोटो सिस्टम 1 दोनों एक साथ रन कर रहे थे, तो टोटल में 12 प्रोटॉन मिलते थे आपके स्ट्रोमा के अंदर,
सॉरी आपकी ल्यूमन के अंदर है ना, तो वहां उस ल्यूमन के अंदर क्या हो रहा था, वो प्रोटॉन जो ग्रेडियंट था वो क्या कर रहा था, 12 प्रोटॉन थे वो धीरे धीरे उस इसी पंप के थ्रू बाहर आते हैं, और आपको जब 4 प्रोटॉन बाहर आते हैं तो एक एटीपी मिलती है। सेम वही फंक्शन, क्योंकि वो भी तो वही था, यही तो था वहां पे प्रेजेंट, राइट। वहां हमने ड्रॉ नहीं किया था कंप्लीट, यहां हमने इसको ड्रॉ किया प्रॉपर वे में। तो वहां क्या होता है कि अब आपका जो ये वाला जो स्पेस है, उस इस स्पेस के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट सेम, वहां पे भी ये कंडीशन थी, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया था आपके ल्यूमन के अंदर, किसकी ल्यूमन के अंदर, थैलेकॉइड की ल्यूमन के अंदर। और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ जो ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है। अब ये सारे के सारे जो प्रोटॉन है वो कहाँ आएंगे, आपके अंदर आएंगे। मतलब 4 प्रोटॉन जब आपका अंदर आएगा, वो आएगा कैसे, इस वे में, राइट। 4 प्रोटॉन आपको दिख रहा होगा, मैंने उसको स्पाइरल फॉर्म में डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है, स्पाइरल फॉर्म के अंदर। और जैसे ही ये आपका 4 प्रोटॉन्स है ना, ये 4 प्रोटॉन अंदर आएंगे, और 4 प्रोटॉन रिक्वायरमेंट आपके लिए बहुत मस्ट है कि 4 प्रोटॉन जब अंदर आएंगे तो आपका जो F1 पार्टी, जो ये पार्टिकल है ना, ये रोटेट करेगा, ये फैन है एक, है ना। जैसे आपने वो देखिए जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जैसे जनरेट होती है, आपको पता है कि जो डैम्स बने होते हैं उनके अंदर टरबाइन होती है, टरबाइन के ऊपर क्या होता है, जैसे वाटर फोर्स से गिरता है तो टरबाइन के जो फैन होते हैं वो रोटेट करते हैं, है ना। जैसे आपने आपके मंडी में भी पंडोह डैम है, या बहुत सारे आसपास हमारे हैं, तो जो सुंदरनगर के पास है, जो उसमें क्या होता है, डैम को हाइट पे से नहीं बनाते हैं, वो हाइट पे रखते हैं डैम को, मतलब हाइट के ऊपर पानी को आपने स्टोर कर लिया, और उस हाइट से फिर आप क्या करते हो, जो आपकी टरबाइन है उसको हम नीचे बनाते हैं उनसे, और वो फोर्स से उस वहां पे पाइप के थ्रू, वो टनल के थ्रू उस टरबाइन के ऊपर हम फोर्स से पानी को गिराएंगे, टरबाइन रोटेट करेगी और क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। सेम वही फंक्शन है यहाँ पर, क्या हो रहा है, जो आपके पास प्रोटोन का जो ग्रेडियंट, प्रोटोन ग्रेडियंट फोर्स एक जनरेट हुआ है, केमिकल ग्रेडियंट जनरेट हुआ है उसकी हेल्प से। क्यों जनरेट हुआ है, क्योंकि यहाँ कंसेंट्रेशन बहुत हाई है, यहाँ बहुत लो है, इसलिए अब इनका मूवमेंट यहाँ होगा, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहे हैं, मूव तो कर ही रहे हैं, साथ में हमें एनर्जी बना के दे रहे हैं, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं कैमी ऑस्मोसिस, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो 4 प्रोटॉन है, जैसे वो आएंगे वो इस अब ये ऐसे रोटेट क्यों कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरी बुक बनी हुई है, इस पर हमने इतनी डिटेल में नहीं जाना। ये जो आप F0 और F1 पार्टिकल देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ी चीज है, एटीपी सिंथेसिस का यही सारा पार्टिकल है, लेकिन इसकी हम इतनी ज्यादा डिस्कवरी में नहीं जाना, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग प्रोटीन्स है, जो जो मैंने ऊपर रोटेट ड्रॉ किए, ये अलग प्रोटीन्स है, इनके बहुत कुछ है इसके अंदर, वो हमने डिस्कस नहीं करना, हमने तो जो हमारे लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने यहाँ से ग्रैब कर ली है, कि 4 प्रोटॉन्स आएंगे और वो रोटेट करते हुए आपके इंटरनल मीडियम में आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका जो F1 पार्टिकल है, वो जो डायग्राम है ना, इस तरीके का इनिशियल डायग्राम होता है, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, आपकी एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ यहाँ पैचअप कराएगा। इस ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो स्पेस है खाली पड़ा हुआ है ना, इस स्पेस में अगर मैं इसको यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर वहां आपको क्लियरेंस नहीं आ रही है, मैं इस नीचे वाले डायग्राम को ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये एक वेकेंट सीट है, ठीक, राइट, और एक फैन की तरह काम कर रहा है। अब क्या होगा, फर्स्ट जैसे आपके, अब इनको इसे रोटेट कराना है, तो इनको रोटेट कराने के लिए आपको क्या चाहिए, H पॉजिटिव, और कितने चाहिए, 4 प्रोटॉन, राइट। 4 प्रोटॉन की हेल्प से ये रोटेट करता है। और फॉर एग्जाम्पल मान लो ये फर्स्ट साइट है, मतलब ये पहला आपका पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, तो यहां पर क्या होगा, आपका एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो यहाँ के बैठ जाएंगे, जैसे झूला होता है ना, यहाँ के बैठ के फिल होगी ये सीट, कैसे फिल होगी, इस तरीके से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, नेक्स्ट स्टेप में वो कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो यहां से एटीपी रिमूव हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वाला रेडी हो जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ एडजस्ट होंगे, और वो नेक्स्ट स्टेप में उनको क्या करेगा, कंडेंस करेगा, कंपाइल करेगा, और थर्ड स्टेप में वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहां से फिर वो आपको एटीपी के फॉर्म में रिसीव हो जाएंगे। तो ये आपका मेन इसका फंक्शन है, राइट। और दूसरी बात, जो आपके जो एनएडीएच है वो ज्यादा प्रोटॉन बाहर फेंकते हैं, इसीलिए ज्यादा एनर्जेटिक है, और इसीलिए आपको ये एनएडीएच से आपको बेसिकली कितने मिलते थे, अगर आपका एक एनएडीएच कन्वर्ट होगा तो आपको 3 एटीपी रिसीव होंगे, और ये कम प्रोटॉन यहाँ बाहर
पंप करता है, तो इसलिए आपके जो FADH2 है वो आपको एक बार में, मतलब एक जो मॉलिक्यूल है वो आपको 2 ATP प्रोवाइड करता है। तो बेटा ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया ये वाला। बेटा क्लियरेंस हुआ सभी को? प्रॉपर क्लियरेंस होगी बेटा सभी को? बेटा सभी को समझ आई बात, ये क्या प्रोसेस चला है? सभी को क्लियरेंस होगी बेटा? ओके, एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हमने क्या बात की। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर ये सारी जो स्टोरी है वो चल रही है। हो क्या रहा है एक्चुअल में, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, आप इसको भी कॉम्प्लेक्स 5 नंबर दे सकते हो। कोई कोई बुक्स या कोई जो टीचर्स है जब वो ड्यूरिंग इनको इस साइकिल को बताते हैं तो एज इट इज इसको कॉम्प्लेक्स 5 काउंट करते हैं, राइट? बट ये होता नहीं ऐसे, लेकिन आपकी इच्छा करने को कर सकते हो। तो वैसे बेसिकली आपके पास 4 ही कॉम्प्लेक्स, 3 4, राइट? और सभी कॉम्प्लेक्स का आपको नाम पता होना चाहिए। एनएडीएच डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, राइट? तो ये कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं। आपके इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। और अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके कहाँ पहुंचाएगा? ऑक्सीजन के पास। और ऑक्सीजन क्या करेगी, उन इलेक्ट्रॉन को और जो आपके एच है उनको लेके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो आपका जो प्रोटोन, इस वजह से जो सारा प्रोटोन ग्रेडिएंट बाहर क्रिएट हुआ है वो हेल्प करेगा आपकी एटीपी के जनरेशन में, राइट? तो इस तरीके से ये काम चलेगा। और 2 प्रोसेस आपके साथ कंपाइल हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्लस केमियोस्मोसिस, राइट? तो ये टोटल आपका प्रोसेस हुआ है। और अब हम इसको डिटेल में और इसको डिस्क्राइब करते हैं। बस डिटेल इसकी यही है कंप्लीट। तो हमने बेसिकली क्या देखा, और आपको वो चीजें याद रखनी है। मेनली जो आपकी जो चीजें ना वो आपको याद रखनी है कि कौन कहाँ क्या बन रहा है ना? तो वो हमने बार बार देख लिया। अब हमें कोई ज्यादा उसमें डिफिकल्टी नहीं रही कि हमारे पास क्या था कि हमारा जो ग्लूकोज था, आपका जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हुआ पायरुविक में या पायरुवेट में, राइट? और वो आगे रन करता है, क्या करता है रन? क्रेब साइकिल, राइट? ये तो आपकी पूरी। अब ये देखो, ये चीजें तब कंप्लीट है जब आप बात कर रहे हो एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये सारा सिस्टम चलेगा। अगर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, एनारोबिक है, तो पायरुविक आगे कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक में। और लैक्टिक में जब कन्वर्ट होता है तो ये यूज करता है NADH को और कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव में। तो जो यहां से हमें रिसीव हुए थे NADH वो यहाँ यूटिलाइज हो गए। तो इसलिए फिर आपको ऊपर वाली से कितने मिलते थे? 2 ATP ही मिलते हैं जब आपका रेस्पिरेशन कैसा हो, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट? जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। तो इन चीजों को अपने माइंड में रखना कि ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक जो आपकी क्रेव साइकिल है, और आपका ETS कैसे फंक्शन करता है। तो चलिए हेडिंग डालिए ETS। बेटा किसी कंफ्यूजन तो पूछ लो, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। बेटा कंफ्यूजन है आपको तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज हम आगे नेक्स्ट अपने स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ब्रैकेट में टर्मिनल या और का क्या कर लो, और टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ NADH FDH2। ये टर्मिनली है ना, लास्ट में जाके टर्मिनल, इसीलिए बोला टर्मिनल ऑक्सीडेशन है ना, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल्ड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल्ड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या ब्रैकेट में जिसको आप मेनली सिंपल वे में क्या कह सकते हो, ATP सिंथेसिस, राइट? ATP सिंथेसिस। तो एक एक करके हम हर एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे। लास्ट में हम पूरे जो आपका ये जो F0 F1 पार्टिकल है इसको भी हम डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। तो राइट डाउन ऑल द रिड्यूस्ड हाइड्रोजन, write down all the reduced hydrogen acceptor, all the reduced hydrogen acceptors, all the reduced hydrogen acceptor like NADH and FADH2. Again repeat, all the reduced hydrogen acceptor like NADH and FADH2 मूव टू ETS। तो ये सारे के सारे कहां मूव कर रहे थे? ETS के पास जा रहे थे। जितने भी आपके यहां पर जो NADH बने हैं ना, अगर हम बात करें तो यहां पर फर्स्ट आपके पास क्या होता है,
अगर हम यहाँ पर डिटेल में बात करें तो हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग में एटीपी यूज होती है, 2 एटीपी में यहाँ कंज्यूम होती है। उसके बाद जो आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था वो दो जगह स्प्लिट होता है, एक तो बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा क्या बनाता था वो डीएचपी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और आगे जाके वो फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता था। तो राइट, तो जो आपका दोनों साइड फिर वो आपका क्या है ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फेट ये स्टार्ट करेगा आगे की रिएक्शंस को, और लास्ट में फिर क्या होगा आपको दो मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे पायरुविक एसिड के। पायरुविक एसिड यहाँ आपको रिसीव हो गया है ना, और यहां पर क्या हुआ यहां पर आपको एक NADH मिला, यहां आपको एक NADH मिला, यहां आपको 2 ATP मिल जाती है, एक एक करके लिख देता हूं पहले, और एक लास्ट स्टेप में मिलती है ATP। यहां भी आपको एक ATP मिल जाती है, यहां भी मिल जाती है ना, ये टोटल मिलके आपको ग्लाइकोलाइसिस है। अब ये एक एक जो आपका पायरुविक एसिड है आगे जाके एक एक क्रेब साइकिल को रन करता है, और पायरुविक एसिड जब करने से पहले भी आपको यहाँ पर एक NADH मिलता है, यहाँ पर भी एक NADH मिलता है, राइट। उसके अलावा आपको यहाँ पर भी NADH का प्रोडक्शन होगा, यहाँ भी NADH का प्रोडक्शन होगा, टोटल यहाँ मिलेंगी 3, यहाँ भी मिलेंगी 3। उसके अलावा आपको एक और क्या मिलेगा FADH2, यहाँ भी क्या मिलेगा FADH2। उसके अलावा आपको क्या मिलेगी एक ATP यहाँ से डायरेक्ट मिलती है, यहाँ भी आपको एक ATP डायरेक्ट मिलती है। ये चीजें हमने बार बार डिस्कस कर ली है। और ये जो आपका NADH है ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे अब डांस करते हुए आपकी ETS के पास, राइट। अब ये सारे कहाँ चले गए ET के पास, क्योंकि ये सारे के सारे रिड्यूस हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, यहाँ आकर ये क्या होंगे ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज कैसे होंगे जब ये अपने इलेक्ट्रॉन का दान कर देंगे, है ना, यहाँ पे ये विड्रॉल करेंगे और फिर कैसे हो जाएंगे रिवर्स, कैसे आएंगे रिवर्स आएंगे खाली होके, किस किस फॉर्म में NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव, है ना, इस फॉर्म में ये वापस आएंगे और दोबारा से यूटिलाइज होंगे। तो ये सारा प्रोसेस है हमारा, और जब ये सारा कुछ होगा तो आपको ऐसा करने से क्या होगा लास्ट में आके आपको 38 ATP रिसीव हो जाएंगे, राइट। तो चलिए राइट डाउन ऑल द रिड्यूस्ड हाइड्रोजन, all the reduced hydrogen all the reduced hydrogen acceptors like NADH and FADH2 move to ETS where they release their hydrogen, where they release their hydrogen, where they release their hydrogen and get reoxidized। जैसे इनको इन्होंने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दिए और कैसे हो गए ये रीऑक्सीडाइज हो गए, दोबारा से ये कैसे हो गए ऑक्सीडाइज हो गए। वेयर दे रिलीज देयर हाइड्रोजन, वेयर दे रिलीज देयर हाइड्रोजन एंड गेट रीऑक्सीडाइज्ड, एंड गेट रीऑक्सीडाइज्ड, अंडरलाइन करना, एंड गेट रीऑक्सीडाइज, रीऑक्सीडाइज को अंडरलाइन करना, टू टू NAD पॉजिटिव एंड FAD पॉजिटिव, to NAD positive and FAD positive, comma, so that, so that they can again enter into the respiration process। तो इस तरीके से दोबारा से कहां चले जाएंगे आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस में एंटर कर जाएंगे, so that they can again enter into the, so that they can again enter into the रेस्पिरेशन प्रोसेस। बेटा क्लियर हुआ, ये पूरी लाइन आपको क्लियर हुई बेटा, सभी को क्लियर होगी बेटा सभी को। अगेन रिपीट, ऑल द रिड्यूस्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर लाइक NADH and FADH2 move to ETS where they release their hydrogen and get reoxidized to, and get reoxidized to NAD positive and FAD positive, comma, so that they can again enter into the respiration process। Next point, next point, next point, ETS is the chain of some hydrogen, ETS, ETS is the chain of some hydrogen and electron। बेटा ये भी याद रखना, जितनी भी आपने साइकिल अभी तक पढ़ी है ना सबके इनहिबिटर भी होते हैं,
रोकने वाले अलग अलग एंजाइम्स, वो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे आप हायर स्टडी में जाओ तो इनके बहुत सारे इनहिबिटर्स बैठे होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स 1 का भी इनहिबिटर होता है, सेकंड का भी होता है, थर्ड का भी होता है, 4 का होता है। ऐसे ऐसे एंजाइम्स है या ऐसी ऐसी प्रोटीन्स है जो उनके फंक्शन को इनहिबिट करती है। साइटोक्रोम सी की भी होती है, और ये जो आपका प्रोटॉन पंप चल रहा है इसको भी रोकने वाले इनहिबिटर बैठे होते हैं, बट उनको हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन सबके अवेलेबल होते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ईटीएस इज द चेन ऑफ, ETS is the chain of some hydrogen and electron carrier. ETS is the chain of some hydrogen and electron carriers, some hydrogen and electron carriers present in the inner mitochondrial membrane, present in the inner mitochondrial membrane। तो एक्चुअल में आपकी ETS क्या है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की कैरियर्स की बनी हुई एक चेन है, राइट। ETS is the chain of some hydrogen and electron carriers present in the inner mitochondrial membrane, present in the inner mitochondrial membrane। Next point, next point, the significance of ETS, the significance of ETS is to remove hydrogen, the significance of ETS is to remove hydrogen, the significance of ETS is to remove hydrogen from reduced hydrogen acceptor. The significance of ETS is to remove hydrogen from reduced hydrogen acceptor NADH एंड FADH2। तो मेन सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मेन काम क्या है कि ये क्या करती है, जो रिड्यूस्ड आपके पास NADH है या जो आपके पास FADH2 है, उनके अंदर से ये हाइड्रोजन को क्या करती है, निकाल देती है, और उनको क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज। अगेन रिपीट, द सिग्निफिकेंस ऑफ ETS इज टू रिमूव हाइड्रोजन, is to remove hydrogen from reduced hydrogen acceptor। कौन है आपके reduced hydrogen acceptor, आपका NADH और FADH2, reduced hydrogen acceptors NADH and FADH2। next point, next point, during this process, इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करना, during this process hydrogen acceptor, during this process, इसको उस पूरे लाइन को अंडरलाइन करना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये ETS की बात कर रहा है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाइड्रोजन एक्सेप्टर गेट रीऑक्सीडाइज्ड एंड ATP आर प्रोड्यूस्ड। तो यहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है कि भाई, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब ATP की फॉर्मेशन होती है तब आपके जो हाइड्रोजन कैरियर है यानी कि NADH और FADH2, उनका क्या होता है, उनका रिडक्शन होता है, उनका ऑक्सीडेशन होता है, या और कुछ होता है, जो भी ऑप्शन में मिले होंगे, तो आप क्या बोलोगे कि भाई उनका क्या होता है, रीऑक्सीडेशन। क्या होगा उनका, जब वो ETS पे पहुंचेंगे तो उनका क्या होगा, रीऑक्सीडेशन। वो सिंपल ऑक्सीडेशन भी लिख सकता है, पर आपने क्या बोला है, रीऑक्सीडेशन, राइट। During this process, hydrogen acceptor get reoxidized and ATP are produced। तो इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, electron from NADH produced in the mitochondrial matrix, electron from, next point, electron from NADH produced in the mitochondrial matrix, electron from NADH produced in the mitochondrial matrix during Krebs cycle, during Krebs cycle are oxidized by an NADH dehydrogenase। ये एंजाइम है, अगेन रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको सोच के लिखना एकदम। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH, electrons from NADH produced in the mitochondrial matrix। अब NADH कहां बन रहे हैं, क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल कहां चल रही है, आपकी मैट्रिक्स के अंदर चल रही है। तो यही बात बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, और NADH कहां प्रोड्यूस, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH produced in the mitochondrial matrix during the Krebs cycle, produced in the mitochondrial matrix during the Krebs cycle are oxidized by, अब ये NADH को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, यहां पर जो एंजाइम काम कर रहा है इसका नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजिनेज, ब्रैकेट में करना और हाईलाइट करना, ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स 1,
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसे हाईलाइट करो। अगेन रिपीट, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH produced in the mitochondrial matrix during the Krebs cycle are oxidized by NADH dehydrogenase ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, हाईलाइट करना है उसको, कॉमा कॉमा, एंड इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू, इस कॉम्प्लेक्स वन से इलेक्ट्रॉन कहां गए, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन, और ये कैसे होगी, रिड्यूस्ड, जैसे इलेक्ट्रॉन मिल गया वो क्या होगी, रिड्यूस्ड, एंड इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू, मतलब आपके कॉम्प्लेक्स वन से इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर गए, अब आपकी यूबिक्विनोन के पास, एंड इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन located within inner membrane, located within the inner membrane, मतलब आपकी जो यूबिक्विनोन जो प्रोटीन है वो कहाँ अवेलेबल है, वो आपकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर है ना, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ना, बिल्कुल अंदर, उसके अंदर दबी हुई है, छुपी हुई है, राइट, इंबेडेड फॉर्म में, मतलब जो आपकी जो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर वो इंबेडेड फॉर्म में बैठी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, और ये याद रखना, ये जो यूबिक्विनोन है ना, ये मतलब मूवेबल है, तभी ये यहां तक लेके जाएगी, मतलब आपके उसने आगे डिलीवर किसको करने हैं, ये भी यूबिक्विनोन है, ये भी क्विनोन, ये आगे इलेक्ट्रॉन्स को पहले तो कैरी करेगी, फिर आगे जाके रिड्यूस ऑक्सीडाइज कहां होगी, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, यहां आके अपने प्रोटॉन को आगे ड्रॉप कर देगी, राइट। तो ब्रैकेट में लिखा था आपने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज कॉमा, एंड इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू, एंड इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन located within the inner membrane, located within the inner membrane. Next point, ubiquinone also receive, ubiquinone, कुछ यूबिक्विनोन ऐसी भी है जो कहां से रिसीव करिए, कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी लेंगी इलेक्ट्रॉन, यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मतलब एक और है जो जो रिड्यूसिंग हमारे पास अमाउंट, वो जो एक हाइड्रोजन कैरियर है, रिड्यूसर है, जो हाइड्रोजन को लेकर आया है, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आया है, वो कौन है, FADH, राइट। तो यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बाया FADH2, बाया FADH2, बाया FADH2, बाया FADH2, अगेन रिपीट, यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव, ये फिर से इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, कहां से करते हैं, अब जो हमारे पास रिड्यूसिंग FADH2 है उससे रिसीव करते हैं, यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बाया FADH2, ब्रैकेट में करना कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये सारी कहानी कहां हो रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड पे, कॉम्प्लेक्स सेकंड ब्रैकेट क्लोज, दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ, दैट इज जनरेटेड, दैट इज जनरेटेड, और ये FADH2 कब बना था, FADH2 तब बना था जब वहां पर आपका सक्सिनेट जो कन्वर्ट होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन, दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट, जो सक्सिनिक एसिड था आपका, दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ, मतलब ये FADH2 कहां बनता है, क्रेब साइकिल में, और क्रेब साइकिल में किस स्टेप पे बनता है, जब सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, that is generated during the oxidation of succinate in the citric acid cycle, in the citric CA cycle, या फिर आप सीधे लिख सकते हो क्रेब साइकिल, during oxidation of succinate in the citric acid cycle. Next point, the reduced ubiquinone, next point, the reduced ubiquinone, the reduced यूबिक्विनोन, ब्रैकेट में लिखना, यूबिक्विनोन को यूबिक्विनोल भी कहते हैं, दी रिड्यूस्ड, ये जो जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए और हाइड्रोजन मिल गए, तो ये कैसी होगी, अब रिड्यूस्ड होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, है ना। तो यूबिक्विनोन को हम दूसरे नाम से क्या बुला सकते हैं, ब्रैकेट में कर लो, यूबिक्विनोल, UBIQNI QUINOL, यूबिक्विनोल, UBIQUINOL, the reduced ubiquinone, bracket by ubiquinol, bracket close, is then oxidized
विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे पहले तो ये क्या हुई, रिड्यूस्ड हुई, आगे जाके जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए सबसे पहले, याद रखना, साइटोक्रोम बी को, किसको आगे ट्रांसपोर्ट कर रही है, आगे किसको ड्रॉप कर रही है, इलेक्ट्रॉन कहां दे रही है, साइटोक्रोम बी को. The reduced ubiquinol bracket by ubiquinol is then oxidized with the transfer of electron, with the transfer of electron to cytochrome B, sorry, then reduced ubiquinol is then oxidized with the transfer of electron to cytochrome C. अब ये सारे यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचते हैं, साइटोक्रोम सी के पास, oxidized with the transfer of electron to cytochrome C via cytochrome B, C1 complex. Again repeat, the reduced ubiquinone is then oxidized with the transfer of electron to cytochrome C via cytochrome B C1 complex. cytochrome B C1 complex ब्रैकेट में करना कॉम्प्लेक्स थर्ड, ब्रैकेट में वो कह रहा है कि जो आपके यूबिक्विनोन है आगे जाके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे अल्टीमेटली, साइटोक्रोम सी के पास, और कैसे पहुंचेंगे, बाया साइटोक्रोम बी के पास पहुंचेंगे, उसके बाद साइटोक्रोम C1, इन दोनों को आपका बोलोगे कॉम्प्लेक्स थर्ड की हेल्प से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पहुंच गए अल्टीमेटली साइटोक्रोम सी के पास, राइट. तो बाया साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, स्मॉल में लिखना, साइटोक्रोम स्मॉल बी और स्मॉल सी, और सी के साथ छोटा सा वन है ना, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स थर्ड. नेक्स्ट पॉइंट, साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन, ये भी एक छोटी सी प्रोटीन होती है जो साइटोक्रोम सी है आपकी. साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन attached to the outer surface. cytochrome C is a small protein attaches to the outer surface of inner membrane, attaches to the outer surface of, तो ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है उसके आउटर सरफेस पर ये अटैच होती है. cytochrome C is a small protein attaches to the outer surface of the inner membrane and act as a mobile carrier, और ये मूवेबल है ना, act as a mobile carrier, और ऐसा इतना नहीं है कि ये बहुत पास जैसे मैंने यहाँ बनाए हैं, थोड़ा दूर भी हो सकते हैं, तो ये वहां तक पहुंच जाती है ना. ये तो मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए इस तरीके से हमने बनाए हैं, मतलब स्पेस काफी होता है और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं. So cytochrome C is a small protein attaches to the outer surface of the inner membrane and act as a mobile carrier for transfer of electron between complex third and complex number 4, and act as a mobile carrier for transfer of electron between complex third and complex 4. Next point, complex 4 refers to cytochrome C oxidase. तो हम उसको क्या बोलते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है उसका क्या नाम है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स. उसका नाम क्या है, साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स. इसका नाम क्या है फोर्थ का, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स 4 refers to cytochrome C oxidase. Complex 4 refers to cytochrome C oxidase complex containing cytochrome A and A3. Again repeat. Complex 4. Again repeat. Complex 4 refers to cytochrome C oxidase. Complex refers to cytochrome C oxidase complex containing cytochrome A and cytochrome A3, containing cytochrome A
and cytochrome A3 and two copper center and two copper center. Again repeat, the complex 4 refers to cytochrome C oxidase complex containing cytochrome A and A3 and two copper center and two copper center. Next point. Next point. Now component of ETS. Now component of ETS and ATP synthase. Now component. Now component. Now component of ETS and ATP synthase are categorized as follow. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से इसको चार्ट को बनाना भी मैं चार्ट आपसे ड्रॉ करवाऊंगा. नाउ कंपोनेंट ऑफ ईटीएस, अब हम ईटीएस के अलग अलग कॉम्प्लेक्स को और उनके कंपोनेंट्स को शो करेंगे. नाउ कंपोनेंट ऑफ ईटीएस एंड एटीपी सिंथेज. नाउ कंपोनेंट ऑफ ईटीएस एंड एटीपी सिंथेज आर कैटेगराइज एज फॉलोज. कौन कौन से कंपोनेंट और कौन कौन से इसमें आपके एंजाइम्स हैं उनको हम नाम लिखेंगे. तो आपने दो कॉलम का चार्ट क्रिएट करना है इस तरीके से, बीच में लाइन कर दो और यहाँ पर दो चैम्बर, ये कॉलम आ गया आपके पास दो, और यहाँ हेडिंग दो. यहाँ पर फर्स्ट चैम्बर में हेडिंग दीजिए, फर्स्ट हेडिंग में चैम्बर दीजिए, हेडिंग दीजिए नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. यहाँ हेडिंग दो, काफी वाइड स्पेस रखना क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा है. तो यहाँ पर हेडिंग देना नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, और सेकंड कॉलम में हेडिंग देना कंपोनेंट ऑफ ईटीएस, कंपोनेंट ऑफ ईटीएस. राइट. तो यहाँ हम कॉम्प्लेक्स के नाम लिखते जाएंगे और यहाँ पर उनके अंदर जो जो अभी हमने वैसे में सब कुछ पता है लेकिन हम एक बार मेंशन तो करना ही पड़ेगा. तो फर्स्ट हेडिंग दो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, फर्स्ट हेडिंग दीजिए फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ब्रैकेट में करना कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ब्रैकेट में करना NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम क्या है, तो यहाँ पर हेडिंग दो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ब्रैकेट में NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और यहां पे लिखना कंपोनेंट क्या क्या है इसके पास, इसके कंपोनेंट क्या क्या है. FMN, इसका कंपोनेंट क्या है, FMN, FMN कॉमा FES आयरन सल्फर. तो इसके कंपोनेंट दो, इन दो कंपोनेंट से मिलके आपका ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ है. तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ब्रैकेट में NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, और इसके सेकंड चैम्बर में जो आपने हेडिंग दी थी कंपोनेंट ऑफ ETS, यहां पर फर्स्ट के लिए पॉइंट आएगा FMN कॉमा FES. नाउ ये तो फर्स्ट की बात होगी. सेकंड पॉइंट कॉम्प्लेक्स सेकंड, सेकंड पॉइंट कॉम्प्लेक्स सेकंड ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स सेकंड ब्रैकेट में सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेकंड ब्रैकेट में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट क्लोज. और यहां पर कौन आपका कंपोनेंट है इसका, यहां लिखना सेकंड कॉलम में FAD, FAD कौन है इसका कंपोनेंट, FAD, FAD. नाउ नेक्स्ट में आओ, थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड. नेक्स्ट पे आ जाइए, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स थर्ड ब्रैकेट में करना कॉम्प्लेक्स थर्ड ब्रैकेट में लिखना साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स. राइट. और उसके आगे सामने जो कंपोनेंट है उसमें लिखो साइटोक्रोम B कॉमा साइटोक्रोम B1 सॉरी C1. तो आपका जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है उसमें क्या क्या चीजें मिली आपको, साइटोक्रोम B कॉमा साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1. नाउ लास्ट पॉइंट कॉम्प्लेक्स 4, लास्ट पॉइंट कॉम्प्लेक्स 4 ब्रैकेट में करना साइटोक्रोम C
ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट क्लोज। और सेकंड कॉलम के अंदर लिखो उसके कौन कौन से कंपोनेंट है। साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए दूसरे चैम्बर में लिखना है, साइटोक्रोम ए कॉमा साइटोक्रोम ए थ्री, साइटोक्रोम ए कॉमा साइटोक्रोम ए थ्री कॉमा टू कॉपर सेंटर, कॉमा टू कॉपर सी यू प्लस टू, टू कॉपर सेंटर्स, टू कॉपर सेंटर। राइट बेटा, सभी को ये चार्ट समझ आ गया, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग समझ आ गई बेटा, और उनके कंपोनेंट सभी को क्लियरेंस होगी बेटा। ओके बेटा, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करो, नेक्स्ट पॉइंट को आगे कंटिन्यू कीजिए। ये चार्ट आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम कंप्लीट करते हैं। अभी हमने ये जो आपके टोटल 4 कॉम्प्लेक्स थे उनकी नेमिंग देख ली, उनका पर्टिकुलर नेम क्या है ना, और पर्टिकुलर के अंदर कौन कौन से आपके पास कंपोनेंट है। तो ये आपसे कंपोनेंट वो पूछ सकता है, थ्रू आउट सबके पूछ ले या एक एक करके किसी का पूछ सकता है। तो वो अपने दिमाग में याद रखना कि कौन कहाँ एडजस्ट है और कौन क्या कर रहा है। ये भी चीज रखना कि चारों में से सिर्फ 3 है जो प्रोटॉन को बाहर पंप आउट करते हैं। राइट, एक नहीं करता, कौन सा नहीं करता, कॉम्प्लेक्स सेकंड नहीं करता। राइट, तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो और आपको ये चीज मैंने कई बार बताई है कि जब एक प्रोटॉन आगे मूव करता है तो उसकी हेल्प से 2 प्रोटॉन एक साइड से दूसरी साइड मूव करते हैं। वो हमने लाइट डायरेक्शन में भी देखा था जब हम जेड स्कीम पढ़ रहे थे। जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो 2 जाते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन जाए तो 4 जाएंगे ना, एक एक। जैसे हम तो एक एक की बात कर रहे हैं कि एक के लिए आप कितने जा रहे हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन से कितने जाएंगे, 4 प्रोटॉन बाहर चले जाएंगे। राइट, तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन, आगे कंटिन्यू कीजिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, व्हेन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर बाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4, again repeat, when electron passes, when electron passes, when electron passes from one carrier to another, when electron passes from one, अभी बीच में कैरियर ही आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन के कैरियर है। when electron passes from one carrier to another via complex 1, via complex first to complex 4, to complex 4, the electron transport chain, the electron transport chain, when electron passes from one carrier to another via complex 1 to 4, the electron transport chain, comma, the electron transport chain, comma, they are coupled to, they are coupled to ATP synthase। ये भी एंजाइम है, एटीपी को बनाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेज। दे आर कपल्ड टू एटीपी सिंथेज। मतलब ये जो कहानी चल रही है, इस कहानी के साथ आपके पास एक और यहां पर कॉम्प्लेक्स है काम कर रहा है, जो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एटीपी सिंथेज, है ना। Comma, they are coupled to ATP synthase. Again repeat, when electron passes from one carrier to another by a complex first to fourth, the electron transport chain, comma, they are coupled to, they are coupled to ATP synthase, ब्रैकेट में करना कॉम्प्लेक्स 5। कई बार किसी किसी बुक्स में आपको कॉम्प्लेक्स 5 भी डिनोट करते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं रहना कि कॉम्प्लेक्स 5 तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जहां पर दो तीन चीजें एक साथ काम कर रही हो बैठ के ना, किसी एक सिस्टम के अंदर। तो ये सिस्टम बन गया ना, आपके एक सिस्टम बन गया। तो वैसे भी यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ काम कर रही है इसके, तो ये भी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स ही है। तो कॉमा, दे आर कपल टू एटीपी सिंथेज, ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स 5 bracket close, complex 5 bracket close, for the production of ATP from ADP, bracket close, for the production of ATP, for the production of, for the production of ATP from ADP, for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate, and inorganic phosphate, and for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate, for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate. Right, next point,
Next point, the number of ATP molecules synthesized depend upon the nature of the electron donor. Again repeat, the number of ATP, the number of ATP. अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले NADH आया, NADH आया, जब NADH आएगा तो रिजल्ट में 3 ATP मिलेगी। जब FADH2 आया तो रिजल्ट में 2 ATP बनेगी। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आया है, कौन आया आपके पास, NADH2 आया है या FADH2 आया है। Again repeat, when electron passes from the number of ATP molecules, the number of ATP molecule synthesized, the number of ATP molecules synthesized depends on the nature of, the number of ATP molecules synthesized depends on, the number of ATP molecules synthesis depends on the nature of electron donor, depends on the nature of electron donor, comma, oxidation of one molecule of NADH, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से सबको अंडरलाइन करना, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH, जब आपका वन NADH मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो आपको रिजल्ट में 3 ATP देगा। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू, oxidation of one molecule of NADH give rise to 3 molecule of ATP, 3 molecule of ATP, while that of one molecule of FADH2, while that of one molecule of FADH2, while that of one molecule of, while that of one molecule of FADH2 produce 2 molecule of ATP, 2 molecule of ATP, 2 molecule of ATP. Next point, although the aerobic process of respiration, next point, although the aerobic process of respiration, although the aerobic process of respiration take place only in the presence of oxygen, take place only in the presence of oxygen. Again repeat, although the aerobic process of respiration take place only in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, comma, the role of oxygen, comma, the role of oxygen, comma, the role of oxygen is limited to the टर्मिनल स्टेजेस। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन तो जरूर है सारा, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम होगा, लेकिन ऑक्सीजन का जो यूज है वो टर्मिनल पॉइंट पर है, अदरवाइज बीच में तो कहीं भी नहीं हुआ। कहां हुआ? टर्मिनल पॉइंट पे, राइट। अगेन रिपीट, और इसी से फिर ये सारा प्रोसेस क्या बोलने लग पड़ते हैं उसको? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब ऑक्सीजन ही क्यों आया? क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा अवेलेबल यही है, और ये जो हाइड्रोजन लविंग बहुत ज्यादा होता है तो ये इजिली हाइड्रोजन को अपने साथ कैप्चर कर लेता है, राइट। तो ये चीजें सारी हैं। Although the aerobic process of respiration take place only in the presence of oxygen, comma, the role of oxygen, comma, the role of oxygen is limited to the terminal stages of the process, is limited to the terminal stages of the process, है ना। तो टर्मिनल पॉइंट पर ही देख रहे हो आप, यहीं आके आपका जो है, सॉरी, कॉम्प्लेक्स 4 पर ही आके आपका जो है ऑक्सीजन यूज हुआ है। अदरवाइज कौन सी ऑक्सीजन, ये बात कर रहा हूं, ये वाली ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन यहां आके आपकी यूज हुई है, अदरवाइज का कहीं यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था कहीं पे भी पूरी रिएक्शन के अंदर। और ये जो इसने काम किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, वाइटल इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए इसको फिर हम क्या नाम दे रहे हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट। अगर ये यहाँ अगर ये टर्मिनल रिसीवर ना हो, ये आपकी टर्मिनल लास्ट रिसीवर है आपके एच जो हाइड्रोजन है, राइट। अगर ये एक्सेप्ट ना करे तो कोई काम नहीं होगा, फिर आपकी चीजें नहीं चलेंगी, सब रुक जाएगा। अगेन रिपीट, ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू दी टर्मिनल स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस, कॉमा, again repeat, although the aerobic process of respiration take place only in the presence of oxygen, comma, the role of oxygen is limited to the terminal stages of the process, comma, yet the process of oxygen
yet the presence of oxygen is vital. Yet the presence of oxygen, since it derive since it derive the whole process by removing, yet the presence of oxygen is vital. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरी है ऑक्सीजन यहां पर, क्यों? Yet the presence of oxygen is vital, comma, since it derive the whole process since it derive the whole process by removing whole process by removing hydrogen from the system, removing hydrogen from the system, hydrogen from the system, comma, oxygen act as final hydrogen acceptor. इसे हाईलाइट करना और अंडरलाइन भी करना, कॉमा, ऑक्सीजन एक्ट हैज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर. तो इसको अंडरलाइन भी करना, ये क्वेश्चन आपको आराम से आ सकता है. ऑक्सीजन एक्ट हैज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर. तो आपको इस पूरी चेन के अंदर अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन करके कि भाई हाइड्रोजन का सबसे लास्ट फाइनल एक्सेप्टर कौन है, तो वो कौन होगा? ऑक्सीजन, कॉमा, ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑफ द. अब देखो ना, कोशिश यही रह रही है कि जो जितने यहाँ पर एक तो बेसिक मीडियम बना रहे, जितने भी H पॉजिटिव है वो सारे उठा के बाहर फेंके जाए, और उनका जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो अंदर आके क्या कर रहा है? एटीपी जनरेट कर रहा है. और एटीपी जनरेशन के बाद यहां से भी जितने भी हाइड्रोजन आ रहे हैं, क्योंकि जितने कम यहाँ हाइड्रोजन होंगे तभी तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहेगा, बाहर ज्यादा रहेगा अंदर कम. तो यहाँ फटाफट हाइड्रोजन को कैरी करने के लिए ऑक्सीजन बैठा है, और बाकी भी जो रिएक्शंस में जो H पॉजिटिव क्रिएट हो रहे हैं उनको बाहर फेंका जा रहा है ना, और फिर एंटर करने के लिए उनको एक ही रास्ता दे रहे हैं. सारी स्कीम बनी हुई है, सब कुछ प्री प्लान्ड है. ऐसा करने से ये हो जाएगा ना, यहाँ के सारे H पॉजिटिव उनको बाहर हम पुट कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, और उसके बाद उनको एक पर्टिकुलर कैनाल से अंदर ले रहे हैं, प्रोटीन से अंदर ले रहे हैं, वहां पर एटीपी जनरेट हो रही है, और जितने भी हाइड्रोजन है वो बाकी जो बच्चे कुछ है वो ऑक्सीजन खा जा रही है. तो आपको यहाँ पर रखने नहीं है हमने H पॉजिटिव, कोई भी हाइड्रोजन छोड़ना ही नहीं है इसके अंदर, राइट. नेक्स्ट पॉइंट यूबिक्विनोन. नेक्स्ट पॉइंट यूबिक्विनोन इज अ मोबाइल ubiquinone is a mobile ubiquinone is a mobile hydrogen carrier. ubiquinone is a mobile hydrogen carrier. ब्रैकेट में करना इलेक्ट्रॉन प्लस H पॉजिटिव. तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को कैरी करता है, कैरियर है दोनों के लिए. तो यूबिक्विनोन is a mobile hydrogen carrier ब्रैकेट में करना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन. तो यूबिक्विनोन is a mobile hydrogen carrier and cytochrome C is mobile electron carrier. इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर. दोनों में डिफरेंस हो गया बेटा. ये सिर्फ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को आगे कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन. अब वो क्या कर रहा है? अगेन रिपीट, यूबिक्विनोन इज अ मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है और हाइड्रोजन आयन को भी कर सकता है, जो आपका यूबिक्विनोन है. एंड साइटोक्रोम सी is mobile electron carrier. Next point, ubiquinone is located with the inner mitochondrial membrane. Ubiquinone is located within the inner mitochondrial membrane. Ubiquinone is located, आपके ये कहा बीच में है ना, जो यूबिक्विनोन कहाँ बैठी हुई है? जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है उसके बीच में. Ubiquinone is located within the inner mitochondrial membrane. Next point, oxygen is the last hydrogen acceptor. Next point, oxygen is the last hydrogen acceptor. In oxidative phosphorylation. Oxygen is the last hydrogen acceptor
last hydrogen acceptor in oxidative phosphorylation, in oxidative phosphorylation, and due to its reduction water is formed. Again repeat, oxygen is last hydrogen acceptor in oxidative phosphorylation एंड ड्यू टू इट्स रिडक्शन. अब जैसे आपको पता है जैसे ये हाइड्रोजन रिसीव करेगी ऑक्सीजन तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, ये रिड्यूस हो रही है. एंड ड्यू टू इट्स रिडक्शन वाटर इज फॉर्म्ड, एंड ड्यू टू इट्स रिडक्शन वाटर इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, during each step of mitochondrial ETS, during each step of mitochondrial ETS, redox reaction occurs, redox reaction occur, and energy is released. And अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जैसे उसने ऑप्शन में आपको तीन चार चीजें दे दी और आपसे पूछेगा कि भाई ईटीएस में किस पॉइंट पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ऐसे आपको घुमाने के लिए क्या पूछेगा, आपको ऑप्शन क्वेश्चन देगा कि भाई ईटीएस के अंदर किस स्टेप के ऊपर रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है, और ऑप्शन में दे देगा अलग अलग, आपको ये स्टेप बना के दे देगा और एक में लिखेगा ऑल, सभी पे चल रही है. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सारों के ऊपर, राइट. तो ये चीज आपने कहेंगे कि रिडक्शन सब जगह चल रही है, हर एक जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो पहले रिड्यूस हो रहा है फिर ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है. ड्यूरिंग each step of mitochondrial ETS, during each step of mitochondrial ETS, redox reaction occurs, redox reaction occurs, and energy is released, and energy is released, which is utilized in creation of proton gradient. Energy is released, and energy is released, which is utilized during even each step of mitochondrial ETS. Redox reaction occurs, redox reaction occurs, and energy released, which is utilized in creation of proton gradient. Energy is released, which is utilized in creation of proton gradient, is utilized in creation of proton gradient for the synthesis of ATP, utilized in the creation of proton gradient for the synthesis of ATP, for the synthesis of ATP in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, ब्रैकेट में करना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ब्रैकेट में करो ऑक्सीडेटिव फॉस्फो, अगेन रिपीट, which is utilized in creation of proton gradient for the synthesis of ATP in the presence of oxygen, ब्रैकेट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ब्रैकेट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो वो क्या कह रहा है कि जैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है हर एक स्टेप के ऊपर, तो यहां पर एनर्जी इमिट होती है और ये एनर्जी हेल्प करती है इस वाले चैम्बर में जो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए. क्यों, ये एनर्जी जैसे रिलीज होगी तो इससे हेल्प मिलेगी आपको कि आप प्रोटॉन से उठाकर यहाँ डालो, क्योंकि आपको पता है यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है या कम है, फिर भी आपको यहाँ से यहाँ रखना है तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी. तो जो एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है वो एनर्जी हेल्प कर रही है हमारी इन प्रोटोन को यहाँ पंप करने के लिए, राइट. और यहाँ से क्या हो रहा है, एक केमिकल ग्रेडियंट तैयार हो रहा है और जो इस रास्ते अंदर आ रहा है, ब्रैकेट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. नेक्स्ट पॉइंट, next point, complete oxidation of, next point, complete oxidation of 1 NADH2, complete oxidation of 1 NADH2, pump of, complete oxidation of 1 NADH2, pump of 6 proton, pump of 6 proton, while complete oxidation of, again repeat, complete oxidation of, complete oxidation of 1 NADH2, 1 NADH2, pump of 6 proton, pump of 6 proton, while complete oxidation of, while complete oxidation of 1 FADH2, 1 FADH2, pump 4 protons, pump 4 protons. तो
वो क्या कहता है कि जब आपका एक NADH कंप्लीट पूरी रिएक्शन में जब वो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो आपको टोटल वो आपके 6 प्रोटॉन को उठा के बाहर फेंकता है। 4 प्रोटॉन ये हो गए, 2 ये है। और जो आपका FADH2 जब वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो वो आपकी इनर साइड से बाहर कितने फेंक रहा है, 4 प्रोटॉन्स, राइट। तो ये वाले कितने, 4 प्रोटॉन ये, और ये 2, ये हो गए 6। तो ये किसके लिए पार्टिसिपेशन है, किसके थ्रू हो रही है, NADH के थ्रू। और ये वाले जो 4 प्रोटॉन जा रहे हैं वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं, FADH2, राइट। तो अगर एक NADH कंप्लीट आपका यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उससे आपको 6 प्रोटॉन मिलेंगे आपके इनर मेम्ब्रेन के अंदर उसकी हेल्प से। और एक मॉलिक्यूल अगर आपका FADH2 है, तो उससे आपको 4 प्रोटॉन मिलेंगे बाहर की तरफ, राइट। तो ये वाले जो गए, ये 4 प्रोटॉन गए हैं FADH2 की तरफ हेल्प से, और ये वाला 4 पॉजिटिव और ये 2 पॉजिटिव, ये गए टोटल NADH के टोटल ऑक्सीडेशन से। तो बाहर आपको फिर कितने मिल गए, 6 मिल गए NADH से और 4 मिले। तो आपको दिख रहा है कि इनकी पावर ज्यादा है, इसीलिए आपको लास्ट में 3 ATP मिलते हैं, और इनकी पावर कम है इसलिए 4 मिल रहे हैं, तो इससे आपको मिलते हैं 2 ATP। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपका सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हाईलाइट भी करना और अंडरलाइन भी करना। सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज इज कॉमन बिटवीन सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। ये जो एंजाइम है जो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर रहा है ना, ये जो रिएक्शन है ना, आपको पता है सक्सिनिक एसिड आपका फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शन आपको पता है, ये क्रेब साइकिल चल रही है यहाँ पे पास में ही, याद ना, ये साइकिल यहाँ चल रही है जहां पर सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है क्रेब साइकिल कहाँ चल रही है, मैट्रिक्स में। तो उसके थ्रू क्या बनता है, FADH2 यहाँ क्रिएट होता है। तो ये जो रिएक्शन है वो कहाँ चल रही है, क्रेब साइकिल में। और यहाँ पर जो एंजाइम हेल्प करता है वो कब करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन। अगर आपका नहीं आपको याद आ रहा है तो आप अपने पुरानी साइकिल में जाओ, क्रेब साइकिल में रीचेक करो कि एक स्टेप है वहां पर जहां पर सक्सिनेट से फ्यूमिक एसिड बन रहा है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा है, और वहां पर आपका इमिट क्या हो रहा है, एक FADH2 का मॉलिक्यूल आपको वहां पर रिसीव होता है। तो वो यही रिएक्शन है, मतलब क्रेब साइकिल यही चल रही है, इसी के नजदीक। ये जो आपका 4 कॉम्प्लेक्स है इसके पास ही चल रही है। इसीलिए ये जो आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, ये दोनों जगह काम कर रहा है। मतलब क्रेब साइकिल में भी ये काम साइमल्टेनियसली यहां पर भी यूज हो गया और कॉम्प्लेक्स 4 में भी यूज हो गया, राइट। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज ए कॉमन बिटवीन, बेटा समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। यहां पर यहां पर अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो ना इस तरीके से, तो ये रन कर रही है, यहां पर ये अलग अलग स्टेप से आपकी क्रेब साइकिल चल रही है, और एक स्टेप पे सक्सिनिक एसिड आपका कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमेरिक एसिड में, और आगे जाके फिर वो क्या बना लेगा आपका जो उसके लिए इनिशियल सब्जेक्ट, ये सारे क्या 4 कार्बन कंपाउंड है सारे के सारे। तो ये इस तरीके से क्रेब साइकिल यही चल रही है पास में ही, और इस तरीके से फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो भी काम कर रहा है, और आपका जो बीच में जो इनके बीच में जो इंटरमीडिएट एंजाइम है वो इसके लिए भी यूटिलाइज हो गया एक ही टाइम में, और इसके लिए भी हो गया, राइट। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज कॉमन बिटवीन TCA एंड ETS, is common between TCA यानी क्रेब साइकिल एंड ETS, राइट। तो दैट्स ऑल। कल हम इसका जो नेक्स्ट जो आपका एक पॉइंट रह गया उसको हम स्टार्ट करेंगे, ये वाला, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे कल के लेक्चर में, राइट। आज हमने टोटल यहां तक की सारी बात कंप्लीट कर ली, आगे जो डिस्क्रिप्शन है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, साथ में जो ATP का काउंटेशन है वो भी सारा हमें देखना अभी। तो बेटा क्लियरेंस होगी सभी को बेटा प्रॉपर क्लियरेंस होगी। एनी डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट है? ओके बेटा, तो ये हमारे पास टोटल हमारी बात कंप्लीट हो गई कि हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारी ETS चल रही थी, और ETS पे क्या हुआ है कि वो जो हमारी चेक एनर्जी थी वो यहाँ आके कैश होती है, हमें ATP के फॉर्म में यहाँ पे रिसीव होती है। और जो आपकी साइकिल है, जो क्रेब साइकिल है, वो आपके मैट्रिक्स में चल रही है, और मैट्रिक्स में आपको पता है एक जो हमारा पॉइंट था जहां पर सक्सेनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, या सक्सिनेट जो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो रहा था, वो यही आप इसके आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है उसके पास ही हो रही है वो साइकिल, राइट। और उसमें क्या होता है कि जो आपका जो एंजाइम है वो दोनों जगह काम कर गया, वो यहाँ इस रिएक्शन को, मतलब उसने करना क्या था, सक्सिनेट को कन्वर्ट करना था फ्यूमरेट में उस एंजाइम ने, तो उसने कर दिया। अब एक्चुअल में ये दोनों जो रिएक्शन चल रही थी वो चल रही थी क्रेब साइकिल के लिए, और आपको रिजल्ट में क्या मिला, एक FADH2, वो यहाँ के क्या करता है, ऑक्सीडाइज, यहाँ तो ये रिड्यूस हुआ, और यहाँ इस कॉम्प्लेक्स पे आगे क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज अपने इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, डोनेट कर देगा, और आगे का प्रोसेस चल पड़ेगा, और यहाँ ये फिर यूटिलाइज होता रहेगा। जो ये हम बात कर रहे थे FADH2, यहाँ इस पॉइंट पर हमें FADH2 मिला था, क्यों मिला था, यहाँ पर सक्सिनेट चेंज हुआ है फ्यूमरेट में,
सक्सिनेट चेंज हुआ फ्यूमिनेट में। तो ये जो रिएक्शन चल रही है, ये वाला पॉइंट, ये कहां पर चल रहा है? बिल्कुल आपके यहां पर ही नजदीक में क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स 4, जो कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉम्प्लेक्स जो आपका 2 है वो यही चल रहा है इसके पास में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल लेक्चर में मिलते हैं। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे बेटा।